हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बेटे, जेके बोस जो कि हार्ड जोन के एग्जाम चल रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का प्रॉमिस किया था, वही कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था केमिकल काइनेटिक्स पार्ट फर्स्ट, जहां हमने रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा फील किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बेटा रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और मैं आपको बता दूं यहां से क्वेश्चन आएगा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट लॉ। ठीक है, तो समझते हैं रेट लॉ को, बहुत अच्छी चीज है। अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, फोकस्ड रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। 5 मार्क्स आपके मुफ्त के आने वाले हैं, फोकस से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं रेट लॉ क्या चीज है। देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने बात की थी, बट रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आप जानते हैं ना, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स हो, चाहे यूज ऑफ कैटलिस्ट हो, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, चाहे कंसंट्रेशन हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करने वाला, वो है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वही बताता है रेट लॉ। ओके, तो देखिए रेट लॉ बताता है, रेट लॉ के लिए आप सिर्फ इतना सा दिमाग में रखेंगे कि ये बताता क्या है, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। रेट लॉ जो है ये बताता है हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज। कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज का मतलब रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा, ये ध्यान से समझिए, कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज कैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये बताता है रेट लॉ। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। और इट कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली ओनली। इट कैन बी फाउंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली का मतलब समझते, कोई एक तरीका नहीं है। एक्सपेरिमेंटली का मतलब कि यहां पर ये है कि कोई एक तरीका नहीं है कि जिस पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, जिस तरीके से कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी रिएक्शन में तुम ये देखोगे कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, किसी एक रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, उतना ही बढ़ता है जितने आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया। हाँ, किसी में आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाता है। ये भी देखोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दो या कम बढ़ा दो, 2 गुना बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द मोर देन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। रेट लॉ लिखने का तरीका क्या है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लीजिए बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है, मैंने लिख दिया 2A + 3B इज गिविंग अस प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, कोई तरीका नहीं। एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो इस रिएक्शन का आया, हमने ये देखा कि हमने सर ये बी है, हमने बी को कांस्टेंट रखा, ए की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया और ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है। तो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन पावर 1 पावर क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ए को, ए की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हो उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, उतने गुना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट तुमने डबल किया ए की कंसंट्रेशन को तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, ये भी 2 गुना बन रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ए को फिक्स रखा, बी की कंसंट्रेशन को आपने बी डबल कर दिया, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया
तो बी की कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन जो है 4 गुना बढ़ गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बी। समझ रहे हो, क्योंकि 4 गुना बढ़ गया। मैं कह रहा हूं बी को डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली है, ये कुछ भी हो सकता है। ए की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, ये याद रखना। कोई फर्क नहीं पड़ सकता रेट ऑफ रिएक्शन को। तो तीनों पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना, तीनों पॉसिबिलिटीज। रेट ऑफ रिएक्शन, अब हमने ए को फिक्स रखा, बी को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया। अब ये दोनों रेट ही एक ही रिएक्शन की, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन की मैं बात करूं, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ए की कंसंट्रेशन को मैंने बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये 4 गुना हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को। सो यहां पर कहने का ये मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा आ जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। दिस गिव्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, और ए की पावर 1 बी की पावर 2। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें बेटा। इसको कहते हैं, ये जो मैंने लिखा, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। लिखना सीखे कैसे लिखा, और मैंने खुद से कुछ नहीं निकाला, मान लो कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मतलब दोनों का देखा गया कि ए की कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है, बी की कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से इसका, इस रिएक्शन का, पर्टिकुलर रिएक्शन का, हर एक रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, ये याद रखना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन। सो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ये आया, और इस ढंग से जो लिखने का तरीका, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये है बेटा, आपको पहले ही पता है, मैंने पहले ही इससे आपको फर्स्ट डे वाकफी करवा दी थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दिया था। रेट कांस्टेंट, कभी कभी इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह देते हैं। ठीक है भैया, ये याद रखोगे। ए क्या है? कंसेंट्रेशन किसका? ए का। बी कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर ये तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, ऐसे लिखते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं तुमने मानो रेट ऑफ रिएक्शन ए का कंसेंट्रेशन डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस। तो ये जो यहाँ जरूरी नहीं यहाँ 1 होगा, यूनी यहाँ 2 होगा, यहाँ पर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, यहाँ वटा भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी जा सकता है ना, फ्रैक्शन में भी जा सकता है। तो ये याद रखना, ये क्या चीजें हैं ये देखेंगे अभी। अब इसी चीज को अगर मैं जर्नल फॉर्म में लिख दूं, मानो मेरे पास एक रिएक्शन है, जर्नल फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। ये मेरे पास एक रिएक्शन था, इसी पे मैं लिख रहा हूं, इसी पे अप्लाई कर रहा हूं। देखो जरा, प्रोडक्ट आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इसका मैं लिख रहा हूं एज पर रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसका लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। अब जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनको समझ आ गया होगा, ये एक्स वाई क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा बेटा, ए की पावर जो 1 है, ये जरूरी नहीं होगा हर बार 1 हो, तो ये चेंज होगा फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, तो इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से। अब बी की पावर 2, इसका मतलब हर बार 2 नहीं होगा, तो इसकी वेरिएबल रख दिया वाई। ठीक है, तो अब ये एक्स और वाई चेंज होते रहेंगे। तो ये जो मेरा है, ये एक जर्नल, जो जनरल जिसको बोलते हैं ना, जनरल रेट लॉ, मैं ऐसे लिखूंगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां एक पते की बात और आएगी, वो थोड़ा दिमाग में रखना। ये बेसिकली रेट लॉ आया क्यों था, ये सुन लो। सबसे पहले वेग और गुल्डबर्ग थे, 2 केमिस्ट, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रिएक्शन, मानो ये रिएक्शन है, तो तुम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे। उन्होंने कहा इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये तरीका है, R इज इक्वल्स टू ए की इंटू के, रेट कांस्टेंट, ए का कंसंट्रेशन और ए का जो पावर, सॉरी कोफिशिएंट है, उसकी पावर लगा दो, बी की कंसंट्रेशन और जो बी का कोफिशिएंट है उसकी पावर लगा दो। ये कहा था वेग एंड गुल्डबर्ग ने ना, गुल्डबर्ग एंड वेगे, जिसको तुम पढ़ते हो नोट्स में लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये तुमने पढ़ा होगा। ये कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। बट हर बार ये नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटली कुछ और आया। रिएक्शन हर बार रिएक्शन को देख रहे थे तो कभी कंसंट्रेशन की इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो रहा था। हाँ, तो ये जो पावर्स हैं ये जरूरी नहीं है कि इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आए, इसीलिए ये जो लॉ था, लॉ ऑफ मास एक्शन, वैलिड नहीं रहा। बहुत कम रिएक्शंस पे ये अप्लाई हुआ, तभी रेट लॉ का जन्म हुआ था। ये देखा गया, भाई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब फेल होने लगे ना चीज को तो फिर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। लॉ ऑफ मास एक्शन फेल होगा, उन्होंने कह दिया रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड टू द पावर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये कहा गुल्डबर्ग एंड वेग ने लॉ ऑफ मास एक्शन में, समझ गए। बट ये फेल हुआ क्योंकि हर रिएक्शन में ऐसा हो नहीं रहा था, इनफैक्ट बहुत कम रिएक्शंस में ऐसा हो रहा था। तो फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने लगे और ये देखा गया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हर एक रिएक्शन का वेरी करेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ भी फर्क पड़ सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डिक्रीज करने पे कुछ भी फर्क हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ये जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़े ही बढ़े रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, सीधे लफ्जों में सुन लो, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर हो सकता है बिल्कुल ही डिपेंड ना करे। चाहे तुम उसका कंसंट्रेशन कम करे जाओ, वो तो होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करे जाओ या बढ़ाए जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन वैसा ही रह रहा है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी देखा हमने ये केस, रेट ऑफ रिएक्शन को डबल किया तो सॉरी कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कंसंट्रेशन को डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कंसंट्रेशन को डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा ये जो पावर्स हैं आप अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे, ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज होंगी रिएक्शन टू रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। और अब यहाँ पर हम इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखेंगे कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले भैया के इज रेट कांस्टेंट, ये तो तुम्हें पता है। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। ये ए तुम्हें पता है क्या है और बी तुम्हें पता है क्या है, पैरेंथेसिस में रखे हैं ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी क्या है, बी पैरेंथेसिस में कंसंट्रेशन ऑफ बी। एक्स क्या चीज है बेटा? एक्स इट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स अब याद रखोगे। और एक बहुत स्पेशल टर्म आती है यहाँ, इन दोनों को कंबाइन करने से x प्लस वाई, इसको कहते हैं n से डिनोट करते हैं, और इसी को कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या सिंपली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या ओनली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स आप थोड़ा सा नोट कर लें, दिमाग में ही नोट करें, पढ़ा होगा आपने सबने कि x क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये पूरा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तरीका है रेट लॉ एक्सप्रेशन। एंड एक्सपेरिमेंट इज द ओनली वे टू राइट डाउन या टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं। सो मैंने पहले लिख दिया कि रेट लॉ इट कैन बी फाउंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो ये गुल्डबर्ग वाला तो फेल हो गया था मास सेक्शन। रेट लॉ आप समझ आ गए, पूरी एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है, ओके। इनमें वेरियस टर्म्स आपको समझ आ गई, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ आ गया। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेसिकली बता क्या रहा है कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यही बता रहे हैं ना, देखिए ये x की पावर 1 होगी तो मतलब a की कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ेगा। x की पावर -1 होगी, इसका मतलब जितना a को बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, है ना। तो ये जो तरीका है लिखने का, समझो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता क्या रहा है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें ये बता रहा है, डिटरमाइंस कर रहा है कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओके। अब बात करने वाले हैं बहुत खास, यहां से हम आएंगे
इस के की यूनिट पर, किसकी यूनिट पर, के की, इसकी बात करेंगे थोड़ी, इस के की बात करेंगे कि के क्या है। दिस इज व्हाट, के, रेट कांस्टेंट, और के को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, नोट कर लेना, के को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। एनी हाउ अब इसी एक्सप्रेशन पे बात होगी, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सिंपल सा है, रेट लॉ क्या बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट कैन बी फाउंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, नो अदर वे इज देयर, कोई और दूसरा तरीका फिर भाई नहीं बना है इसको। वुल्डबर्ग ने और वेगे ने तो सिंपल लॉ ऑफ मास सेक्शन में कह दिया कि भैया उनकी प्रोडक्ट्स लो कंसंट्रेशन के और उनकी पावर्स जो उनके कोफिशिएंट हैं वो उनकी पावर्स लगा दो, तो ऐसा हर एक रिएक्शन में हुआ नहीं। अब मैं आपको वापस यही टर्म लिखूंगा, यही रेट एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे, और मैं आपको एक बड़ा बढ़िया चीज बताने वाला हूं, थोड़ा सा नोट करिएगा, यहां से कई बार एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, और छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन जनरल में लिख रहा हूं, ध्यान से क्या लिखा था, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है, ये कोई रिएक्शन के लिए हमने लिख दिया। मानो अभी मैंने जो आपको बताया, इफ concentration of A is equals to concentration of B is equals to 1, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन 1 के बराबर ली जाए, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा K इंटू ए की कंसंट्रेशन 1 है तो 1 की पावर x 1 की पावर y, तो ये आ जाएगा 1 की पावर कुछ भी लो 1 नहीं आता है, 1 की पावर कुछ भी लो 1 नहीं आता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया, K के। सो K को इसीलिए कहा गया स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक मतलब जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी स्पेसिफिक कर दी, वन ओनली, यूनिटी ले ली इनकी कंसंट्रेशन, तब जो रेट कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स in a reaction is taken as unity, then the rate constant is equal to the rate of reaction। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां, देखिए, if the concentration of reactants is taken as unity, unity मतलब one, is taken as unity, then rate of reaction is equal to rate constant, और इसीलिए R इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये स्पेशल केस बन गया, स्पेसिफिक हो गया। हम जब कांस्टेंट जो हमने जो इनकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 ले ली, यूनिटी ले ली, तो तब रेट ऑफ रिएक्शन इस रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट भी या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, यहां से समझ आ गया। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसी रिएक्शन से यहां से अब नीचे आइए वापिस, हम के ऊपर बात कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की थोड़ी यूनिट्स निकालनी पड़ती है, तो कैसे निकालोगे, देखिए बड़ा मजेदार है ये कंसेप्ट। देखिए यहां से लिखा था मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, चाहे 1-2 मार्क्स का आ सकता है, बट आएगा। इसकी यूनिट के ऊपर ध्यान देना। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये जो x है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, y भी, कुछ भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन, तो k किसके बराबर आ गया भैया, देखो रेट ऑफ रिएक्शन और ये जो टर्म है ये दोनों इसके नीचे ले जाओ, a की पावर x इंटू बी की पावर y। ठीक है भैया, अब k की यूनिट निकाल लें। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट थी बताओ, पहले दिन बताया था, पहले चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था। चीजों को सिंपल करके पढ़िएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ऐसे मैंने लिखा था, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रखा। अब चेंज की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मैंने कहा था मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन होता, टाइम ले लिया हमने सेकंड में, मैंने कहा मोल्स
पर लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर ऊपर ले जाओगे लीटर इनवर्स वो भी हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो द यूनिट आर ओ आर। तो यहां देखो मैं इसकी यूनिट लिख सकता हूं, K इज इक्वल्स टू मोल और लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। सेकंड है तो सेकंड ऊपर ले जाओ, सेकंड इनवर्स बना दो। नीचे ये देखो ए क्या है, ये तो कंसंट्रेशन, अभी बोला कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर, पावर क्या आ गई ऊपर एक्स, ये भी कंसंट्रेशन, इसको भी लिखो मोल्स पर लीटर, पावर क्या आ गई एक्स। ये स्टेप समझ आया, बिल्कुल इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। दिस गिव्स K इज इक्वल्स टू, देखिए भैया, मोल्स पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। अब यहां पर आइए, ये मोल्स पर लीटर, यहां भी मोल्स पर लीटर, बीच में मल्टीप्लिकेशन, बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो यहां आ जाएगा मोल्स पर लीटर और पावर्स ऐड हो जाएंगी, सॉरी वाई है, तो पावर बन जाएगा x प्लस वाई। तो अभी हमने बताया कि x प्लस वाई किसके बराबर होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की पावर्स है उनको ऐड कर दो, तो वही तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था, x प्लस वाई इक्वल्स टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसको n से लिखते थे। सो K इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स, नीचे आ जाएगा मोल्स पर लीटर की पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो ये क्या है, अब यहीं से यूनिट निकलेगी किसकी, K की। तो मैं इसको कर लेता हूं बेटा साफ, ठीक है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। यूनिट निकाल रहे हम किसकी, कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की यूनिट। सो दिस गिव्स K इज इक्वल्स टू, K किसके बराबर आ जाएगा, यहां से देखो मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, हाँ यहाँ इसकी पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, तो K इक्वल टू मोल्स पर लीटर, पावर क्या बन जाएगी 1, पहले इसकी पावर, तो ये ऊपर गया तो माइनस n हो गया, ठीक है, इंटू सेकंड इनवर्स। अब भैया तुम कोई भी खेल खेल सकते हो, ये सबसे जबरदस्त चीज तुमने निकाल दी। अब कोई भी तुम खेल खेल सकते हो, मतलब अब n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर लिख रहा हूं, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, जीरो और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब कुछ भी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ऐसी रिएक्शन, जीरो ऑर्डर नाम से ही क्लियर हो गया, ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन टर्म्स की चेंज के साथ चेंज ना हो, मतलब कहने का समझो, जिसका ऐसी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, चाहे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो डिपेंड ही नहीं करता वहां, तो उस केस में तो रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो हो जाता है। तो देखिए K जब, अब देखिए, अब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं, K की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जब कंसंट्रेशन टर्म n की वैल्यू जीरो, देखो ध्यान से देखना, अभी जीरो ऑर्डर को फिर पढ़ेंगे जब पूरा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फिर एक बार देखेंगे। जीरो ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू जीरो, तो मोल्स पर लीटर 1 माइनस जीरो इंटू सेकेंड इनवर्स, तो जो मोल्स पर लीटर 1 माइनस जीरो इज 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट थी वही रेट कांस्टेंट की यूनिट भी है। क्लियर हो गया, ये दिमाग में रखें। फर्स्ट ऑर्डर है, मान फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू क्या होगी 1, फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू 1, तो देखो K की क्या यूनिट निकल जाएगी, n की जगह 1 डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट। देखो मोल्स पर लीटर, ये होगा बेटा 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल्स पर लीटर, मोल्स और 1 माइनस 1 इज जीरो इंटू सेकेंड इनवर्स। जब तुम इसको क्लियर करोगे, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,
तो 1 into सेकंड इनवर्स इज सेकंड इनवर्स। ये यूनिट तुमने सोचा नहीं होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का ये यूनिट निकलेगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब कुछ भी डाल सकते हो तुम, 2 डाल दो सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए। अगर ऑर्डर हाफ रखना है, 1/2 रखना है, तब भी निकाल सकते हो, तो कुछ भी निकाल सकते हो। के की यूनिट तुम, ये सूत्र है, ये मंत्र है, K इक्वल्स टू मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर? निकाल लोगे किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, इसको मत भूले। ये कैसे आया ये भी मत भूले। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स। ठीक है, ये देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है आप ले सकते हैं। चलिए एनी हाउ देखते हैं अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात की थोड़ी देर पहले, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये डिटरमाइन करता है हाउ the rate of the reaction changes with the change in the concentration of the species involved in the reaction. Okay, आप इसको दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते थे कि जैसे हमने रेट ला एक्सप्रेशन लिखा था, उस रेट ला एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे, उनके जो पावर्स थे, उनको ऐड कर दो। जैसे x a की पावर थी, y b की पावर थी, तो हमने ऐड किया था। देखिए ऐसे लिखा था ना मैंने अभी, r इज इक्वल्स टू k इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y। तो ये तो कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो है A और B, इनके जो पावर्स है उनको ऐड कर दो। तो रेट ला एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, उनकी जो पावर्स है, उनकी एडिशन जो होगा वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देगा। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्वड इन द रेट ला एक्सप्रेशन। ओके बेटा, तो आइए अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। सबसे पहले समझते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा वो है, समझ जाएंगे ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नाम से ही क्लियर है जिसका ऑर्डर जीरो, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट रहता है और वो चेंज नहीं करता विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन आर विद टाइम, मतलब जो हमेशा कांस्टेंट रहे। सो रिएक्शन पहले मैं लिख रहा हूं, दो तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। रिएक्शन, a reaction whose rate, whose ROR, ठीक है, remains constant and does not change ठीक है, with the change in concentration of reactants, ठीक है, एंड टाइम। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया तुम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन का हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। इसको एक और मैथमेटिकल ढंग से डिफाइन करने का तरीका सुन लो। रिएक्शन A giving products, a reaction A giving products is said to be, इसको जीरो ऑर्डर बेटा तभी कहते हैं, is said to be जीरो ऑर्डर, ध्यान से सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, is said to be जीरो ऑर्डर रिएक्शन if its, अगर इसका ROR, if its rate of reaction is equals to K into A की पावर जीरो। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो मंत्र है ना, ये तुमको मैं बता जा रहा हूं, ध्यान रखना कि जब भी मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूंगा इस रिएक्शन के लिए, ए गिविंग प्रोडक्ट्स, इट विल बी के इनटू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए की पावर जीरो, तभी तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भैया, है ना। चलिए अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स समझते हैं। ग्राफ देख लेते हैं इसका। मैंने कहा ये कांस्टेंट रहता है विद द कंसंट्रेशन एंड विद द टाइम, तो देख लेते हैं एक ग्राफ कंसंट्रेशन के साथ, एक टाइम के साथ। तो बेटा मान लो ये आ गई कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन ले रहे हैं, मान लो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए ले लिया या ROR ले लिया, जहां तुम सिंपल कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, मैं ए जनरली लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इस रिएक्शन को मान लिया। चलिए तो ROR जो होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट जो रेशो होती है उसका ग्राफ एक एक्सिस के पैरेलल आता है। ठीक है, ये देखिए
कांस्टेंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम कंसंट्रेशन को ए की, तो ए की कंसंट्रेशन तो बेसिकली रिएक्टेंट है तो घटेगी टाइम के साथ, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, याद रखो। टाइम ले लो, टाइम के साथ भी देखोगे तो आर ओ आर बिल्कुल एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट। देखो कभी क्या होता है, हाँ, कंसंट्रेशन, इसको कंफ्यूज मत होना, कंसंट्रेशन ऑफ ए वो तो कम होगी, वो कम हो रही है, बट रेट ऑफ रिएक्शन कम नहीं हो रहा या बढ़ नहीं रहा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। A reaction whose rate remains same throughout the reaction is called as the zero order reaction. It's very simple. ठीक है, that's why ग्राफ देख लीजिए। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं हम कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम पहले एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लेते हैं और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा वो डिराइव करेंगे, फिर उसका हाफ लाइफ पीरियड डिराइव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला सवाल है और एक सीरीज में तुमको जरूर दिखेगा। 12th में जो 24 नवंबर को पेपर आने वाला है बेटा, एक सीरीज में तुमको ये क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा और अगर वो सीरीज तुम्हारे पास आ गई तो यू आर गोइंग टू गेट 5 आउट ऑफ 5। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आने वाला है। चलिए लेट हम मान लेते हैं, लेट ए गिविंग प्रोडक्ट्स बी आ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कोई जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए भैया, ये मान लिया मैंने कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर ये जीरो ऑर्डर है तो इसका रेट कैसे लिखेंगे? बोलो रेट कैसे लिखेंगे? देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा? के रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर जीरो। अभी बताया। अब याद करो पहला वीडियो जब मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखे जाते हैं। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए लिखना हो तो मैंने कहा था लिखो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम, और इसका जो पावर है, इसका जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव, उसका रेसिप्रोकल और साथ में नेगेटिव लगाओ। इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1, वो तो 1 ही रहना है, तो -1 साथ में लगा दिया। ओके, अब ये दोनों आर ओ आर है इसी रिएक्शन के, तो सेम होने चाहिए। नाउ मत लिखें, देयरफॉर लिख दें। देयरफॉर अब देखिए जरा ध्यान से, नेगेटिव डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू के ए नॉट। ठीक है भैया। अब ए नेगेटिव डी ए, अब के का ए की पावर 0 है यहां, तो एनीथिंग रेज्ड टू 0 इक्वल्स टू 1, तो ये के सिंपल आ गया, यहां नीचे टी। दिस गिव्स माइनस डी ए दिस गिव्स, ये ले लो माइनस, वहां ले लो, वो हो जाएगा, इस तरफ रह जाएगा डी ए और वहां चला जाएगा डी टी, वहां चला जाएगा नेगेटिव के इंटू डी टी, ऐसे। अब जहां जहां डी होता है आपको पता है ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, हमको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालना है, तो रिएक्शन अलग अलग समय से होके गुजरा होगा, है ना, तो इनिशियल और फाइनल इंटीग्रेट करके हम लेते हैं। तो बेटा देखिएगा मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैं ऐसे ले लूंगा, डी ए यहां आ जाएगा इंटीग्रेट नेगेटिव के डी टी, समझ रहे हैं? अब ये इतना सिंपल, जो साइंस स्टूडेंट वो समझ रहे हैं, डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है, तो डी इसको कट देगा, है मतलब इसकी इंटीग्रेशन आएगी टी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी ए, लेकिन इंटीग्रेशन हमें लिमिट्स में लानी पड़ती है। ठीक है, सो लेट एट टाइम, शुरू में जब हुआ होगा, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, एट टी इक्वल टू 0, जो कंसंट्रेशन है ए का, कंसंट्रेशन ए का ये ए नॉट हुआ होगा, मानो इस ए की जगह आप ए नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है,
यानी इनिशियल, ठीक है, एंड एट एनी टाइम, अब किसी टाइम टी पे, टी एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी, मतलब कोई टाइम पे 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद, जो भी था, ए नॉट इक्वल टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स ए। तो मतलब जब शुरू हुआ टी 0 था तो कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। जब टी टाइम पे देखा तो कंसंट्रेशन ए हो गई। इसको याद रखना, ये बोलते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं भाई, कुछ भी बोले जा रहे सुबह सुबह, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। सो देयरफॉर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, देयरफॉर ध्यान से देखिएगा, ये मैंने लगा दी लिमिट, डी ए इक्वल्स टू नेगेटिव के डी टी। अब लिमिट लगा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से देखना, टाइम इस तरफ है, कंसंट्रेशन टर्म इस तरफ है। एट टाइम 0 कंसंट्रेशन ए नॉट, एट टाइम टी कंसंट्रेशन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो अब इंटीग्रेट डी और इसको कट दो तो ये आ जाएगा आपके पास ए, ठीक है, और ये लिमिट इक्वल्स टू, इसकी कंसंट्रेशन माइनस के तो बाहर आ जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन टी, टी की 0 और ऊपर टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए की जगह ए पुट करो, माइनस ए नॉट, ए माइनस ए नॉट, ये आ गया, माइनस के वैसे ही रहा, इसकी आ गया टी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस 0 तो वो टी ही रहेगा, ठीक है। तो करके देख लो, दिस गिव्स ए माइनस ए नॉट, दिस गिविंग अस माइनस के, तो ये तो 0 रहना, माइनस के टी। सो दिस गिव्स ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, दिस इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ए क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, ठीक है, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज रेट कांस्टेंट, दिस इज टाइम, ओके। इनिशियल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी मतलब इट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन की आफ्टर टाइम टी द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ए, ये देखिए, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो मत भूलना, अब दिमाग पे रख लो कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टू द इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। ये है भैया इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। चलिए अब ग्राफ बनाएंगे, बहुत खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत ग्राफ है और क्लियर होगा, देखिए जरा, इसको मत भूलिएगा, इसको भूल के तो काम सारा हो जाएगा खराब। चलिए ये क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया, रेट ऑफ रिएक्शन लिया, आर ओ आर दो तरीके से लिखा, सिमिलर कर दी, सेम हो गए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स किया और ये यहां तक पहुंच गए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इनके ग्राफ्स की। बहुत अच्छा ग्राफ है इसका, बहुत अच्छा ग्राफ से पहचानने की भी कोशिश होती है इसकी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक अच्छी रिएक्शन है, अच्छा कंसेप्ट है और मजेदार कंसेप्ट है, इसको फील करके पढ़ेंगे बेटा तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा था, अब जो एक्सप्रेशन निकाला बोले सर, दिस इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, इनिशियल कंसंट्रेशन में से माइनस करना है के टी को। देखो इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इस जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे लिख दूं, बस कुछ नहीं करना, ए इक्वल टू के टी को पहले लिख दिया माइनस के टी प्लस ए नॉट। अगर आप कंपेयर करोगे तो बेटा ये क्या है, ध्यान से देखो, y ये क्या है, m ये क्या है, x ये क्या है, c, ये m ये x और ये c, तो ये क्या है, किसका इक्वेशन है, मैथमेटिक्स के बच्चे भी जानते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, लाइन का इक्वेशन है ये। सो y इक्वल टू mx प्लस
सी ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब मैंने क्या किया, मैं इनका ग्राफ ले रहा हूं, यानी x एक्सिस पे बेटा मैंने बना दिया टाइम, y एक्सिस पे आ गया मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम t, जिसको तुम कहते थे रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। ये है स्लोप दैट गिवन एज द tan थीटा, नेगेटिव ऑफ tan थीटा। स्लोप इज नेगेटिव के एंड ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, वाई इंटरसेप्ट जहां ये मिलेगी। तो यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ देखो कैसा आता है। स्लोप जब नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा आता देख लो। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरीके का आएगा, ऐसे। पॉजिटिव हो तो ऐसे, ठीक है। तो ये तुमको पता है, यहां पे कुछ एंगल बनता होगा थीटा वगैरह, तो स्लोप आ गया हमारा, स्लोप इज इक्वल्स टू नेगेटिव के एंड दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, ठीक है बेटा, दिस इज वे। और ये जो पॉइंट है y इंटरसेप्ट, ये है C, जहां पे ये लाइन जो स्लोप है y एक्सिस को काटती है, y इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, ये है C पॉइंट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A नॉट को, मतलब दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऐसे घटी देख, ठीक है, घटी होगी ना, एक टाइम आया होगा कंसंट्रेशन कम हो के यहां पर ये जो एट टाइम t ये सारा ए नॉट के बराबर हो गया होगा। जब पूरा टाइम रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी तो ये भी ए नॉट के बराबर, तो ए नॉट माइनस ए नॉट जीरो, तो बैलेंस कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, बचेगा ही कुछ नहीं। समझ रहे मेरी बात, कि मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये होल बिकम्स, दिस होल बिकम्स इक्वल टू ए नॉट, है ना, और ए नॉट माइनस ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलो एनी हाउ, ये था हमारे पास ग्राफ। सो मैं लिख रहा हूं द ग्राफ ऑफ concentration of A with a time t, ठीक है, having a negative slope is a straight line। तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप हो जाए तो पहचान लेना कि वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। जब भी कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन विद टाइम तुम ग्राफ लोगे, वो नेगेटिव स्लोप आए और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आए, तो समझ जाओ भैया कि तुम किसके साथ डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकली भी तुमको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट चलेगा। तो ये है तरीका इसके ग्राफ का। चलिए अब करते हैं बात हाफ लाइफ पीरियड की। या हाफ लाइफ पीरियड कौन सा होता है भाई, इसी रिएक्शन को लिखे रखेंगे। हाफ लाइफ पीरियड मतलब द टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, यानी टी हो जाएगा T1/2, और जब हाफ टाइम हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। क्लियर है। हाफ लाइफ पीरियड देख लीजिएगा, इसकी भी रिएक्शन, इसका भी एक्सप्रेशन निकालना है, सिंपल है बहुत। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्शन, या हाफ ऑफ द रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज मतलब एट t इक्वल्स टू t हाफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज ए नॉट का हाफ, जो इनिशियल का हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हम पुट करके देखेंगे। देयरफॉर रिमेन बैलेंस कंसंट्रेशन क्या आया, A0/2, यह आ गया A0 माइनस के, टी की जगह T1/2। ठीक है, K इंटू T1/2 एक तरफ लेके प्लस में ये A0/2 यहां आया, तो A0 माइनस A0/2। भाई एक में से आधा जाएगा तो कितना बचता, आधा, हाफ, KT
A naught by 2. This gives T1 by 2 is equal to A naught by 2. ये K नीचे आ जाएगा. So this is the half life period. इतना टाइम लगता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये है हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये एक्सप्रेशन भी आप दिमाग में रखें. ये है जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स. हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझा, बेसिक्स ग्राफ समझे. उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन निकाला. इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जिसको बोलते हो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का. और फिर हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन A naught इक्वल्स टू 2K. और याद रखना, अब जब हम फर्स्ट ऑर्डर में जाएंगे तो चीजों को कैसे, उसमें भी बस अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लेना है, आसान है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, रेट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे, हाफ पीरियड निकालेंगे. तो वो थर्ड वीडियो जो होगा फाइनल होगा. आज इस वीडियो को जरूर देखना बेटा, ये बहुत काम का वीडियो है, मार्क्स देने वाली वीडियो है. एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.